हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड जैसे बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज। और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 8 जिसका नाम क्या है, पादप में जनन। और अगर हम इस पाठ की बात करें तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट। मतलब कि हमने इसका क्या क्या कंप्लीट कर लिया। तो देखो भाई, हमने पार्ट 8 के जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था ना, तो उस पूरे पार्ट को हमने कवर कर लिया है। हर एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। उसके बाद बात करें इस पाठ के अभ्यास प्रश्न की, तो हमने इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है, मतलब कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद हमने इस चैप्टर से बनने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, मतलब कि एमसीक्यू थे, उनको भी कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं इस पार्ट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने पिछले जितनी भी क्लासेस हैं नहीं देखे हैं, 1 से लेकर के पार्ट 7 तक में से कोई पार्ट छूट गया है तो उन सभी को आप प्लेलिस्ट के माध्यम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो भाई बिना देरी किए हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना है और हाँ, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। भाई इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी ही चाहिए। तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हाँ, लाइक करके शेयर करना। ठीक है, तब तक मैं चलती हूँ प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो देखो, सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या है कि प्रजनन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। ये जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, ये आवश्यक क्यों है। तो चलो भाई इसका आंसर देखते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया प्रजातियों के स्थायित्व और संरक्षण तथा प्रजातियों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो प्रजनन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है, प्रजनन की प्रक्रिया से जो मनुष्य है वो अपने ही जैसी संतति, जानवर है वो अपने ही जैसी संतति को बनाता जाता है, उसका जनन करता जाता है। तो उसका जो स्थायित्व होता है और उसका जो संरक्षण होता है, इससे वो बढ़ता जाता है। साथ ही वो अपने सदस्यों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रजनन करते हैं। ठीक है, क्लियर। प्रश्न नंबर 2, यदि स्पाइरोगायरा के तंतु को टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो आप क्या देखेंगे। अगर स्पाइरोगायरा को तोड़ दें तो क्या होगा, पढ़ा था ना हमने इस पाठ में। तो भाई होगा क्या कि यदि स्पाइरोगायरा के तंतु को टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए पौधे में विकसित होगा। तो क्या होगा, जो हर एक जो टुकड़े हैं ना, वो एक नए नए पौधे में बन करके क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। आगे देखो, प्रश्न 3 है, कवक, काई और फर्न। ये जो 3 चीजें दी हुई है ना, ये तीनों ही क्या हैं, अलैंगिक प्रजनन की एक सामान्य विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो हमको बस उस विधि का नाम बताना है जिसके द्वारा ये तीनों जो है ये क्या करते हैं, ये तीनों प्रजनन करते हैं। आंसर देखें, चलो आंसर देखेंगे। तो कवक, काई और फर्न बीजाणु निर्माण की सामान्य विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं, जो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। तो ये तीनों चीजें किसके द्वारा करते हैं, ये तीनों चीजें बीजाणु निर्माण की जो विधि है उसके द्वारा प्रजनन करते हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है। चलें भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, प्रजनन के तरीके के आधार पर निम्नलिखित में से बेमेल को चुनें
और इसका कारण बताएं। यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, हमको इनमें से जो मिलता जुलता नहीं है वो बताना है, साथ ही उसका कारण भी बताना है कि क्यों नहीं मैच कर रहा है। देखिए आंसर। तो देखो, इनमें से जो बेमेल है वो क्या है? चावल है। क्यों है बेमेल चावल? ऊपर दिए गए जोड़ों में चावल जो है वो क्या करता है? लैंगिक प्रजनन के द्वारा प्रजनन करता है, और गन्ना, आलू, गुलाब ये सभी वानस्पतिक रूप से प्रजनन करते हैं। तो इनमें क्या होता है? इनके कायिक प्रवर्धन के द्वारा ये क्या करेंगे? वानस्पतिक कायिक प्रवर्धन के द्वारा ये सब क्या करेंगे? प्रजनन करेंगे। और हम अगर चावल की बात करें तो चावल तो अलैंगिक प्रजनन नहीं करता, वो तो लैंगिक प्रजनन करता है, तो वो इन सबसे अलग हो जाएगा। चलें प्रश्न 5 पे। चलो भाई, प्रश्न 5 है, गुलाब के पौधे के निम्नलिखित भाग हैं। एक पत्ती, जड़, एक शाखा, एक फूल, एक कली और परागकण। उनमें से किसका उपयोग गुलाब का नया पौधा उगाने के लिए किया जा सकता है? तो गुलाब के पौधे के कई भाग हैं, जैसे कि एक पत्ती है, जड़ है, शाखा, फूल, कली, ये सब है। ठीक है, अब उनमें से किसका उपयोग करके हम गुलाब का एक नया पौधा उगा सकते हैं? जल्दी से बताइए, कौन से वाले का? तो हम देखो, गुलाब का नया पौधा उगाने के लिए शाखा का उपयोग किया जा सकता है। किसका उपयोग करेंगे हम? शाखा का उपयोग करेंगे। चूंकि गुलाब का प्रजनन वानस्पतिक प्रवर्धन अर्थात तना काटने की विधि के द्वारा होता है, तो हम गुलाब का कैसे करेंगे? जो ये प्रजनन जो होता है ना, वो किससे? वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा होगा, मतलब कि तना काट के लगा देते हैं, तो बाकी किसी भाग की बात नहीं होगी। किसकी भाग होगी? उसकी तने की भाग होगी, उसकी शाखा की भाग बात होगी। कलम, जिसे कलम कहते हैं ना। चल, प्रश्न 6 है, माता पिता से नए समान जीवों का निर्माण किस प्रक्रिया की विशेषता है? माता पिता के द्वारा एक नया जीव, एक उन्हीं के जैसा समान जीव जो होता है, तो ये कौन सी प्रक्रिया की विशेषता है? तो ये तो बहुत सिंपल सा है कि जो प्रजनन है ये अपने माता पिता से नए समान जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया है। बहुत सिंपल सा आंसर था, बिल्कुल कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 7, दो पौधों के नाम बताइए जिनमें कायिक प्रजनन जड़ों के द्वारा होता है। बताओ बताओ, किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा। तो जड़ों के द्वारा किस किस में होता है? शकरकंद और जो डहेलिया है, इनमें कायिक प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा अपनी जड़ों के माध्यम से ये क्या करते हैं? नए पौधों को विकसित करते हैं। ओके, ठीक है। चलो, प्रश्न नंबर 8, पराग कोश में एक पीला चूर्ण जैसा पदार्थ मौजूद होता है जो प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेता है। इस पदार्थ का नाम बताइए। तो पराग कोश में एक पीला चूर्ण जैसा पदार्थ होगा और इसका नाम क्या होगा? ये जो है ये प्रजनन प्रक्रिया में भी भाग लेता है। अब बताओ बताओ क्या होगा? तो ये क्या होते हैं? ये परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। ओके, नेक्स्ट देखें, प्रश्न नंबर 9, पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? अब पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है? बताओ जल्दी से। तो आंसर है, अंडाशय वह भाग है जहां नर और मादा युग्मक एक साथ जुड़ते हैं। तो कहाँ पे? जो अंडाशय होता है वहां पर नर और मादा युग्मक जो हैं वो एक साथ जुड़ते हैं। मतलब ये जो निषेचन की प्रक्रिया है ये कहाँ होती है? अंडाशय में होती है। क्लियर? प्रश्न नंबर 10, ब्रायोफिल्म की पत्तियां प्रजनन की किस विधि का उपयोग करके प्रजनन करती हैं? जो ब्रायोफिल्म पौधा होता है उसकी पत्तियों से प्रजनन होता है, लेकिन वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा कि अलैंगिक रूप से वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा क्या कर रही है? प्रजनन कर रही है ना। वानस्पतिक प्रवर्धन में ही तो अपने कायिक अंगों का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 11। अलैंगिक प्रजनन के साधन के रूप में बीजाणु का उपयोग किन पौधों के द्वारा किया जाता है? अब जो अलैंगिक प्रजनन है, इसमें जो साधन के रूप में जो बीजाणु का उपयोग है, वो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो इसका प्रयोग करते हैं? आंसर देखें तो आंसर हो जाएगा बीजाणु कवक, फर्न और काई द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। तो किन किन के द्वारा? कवक है, काई है, फर्न है, इनके द्वारा। ठीक है, चले आगे। प्रश्न नंबर 12 है, पुष्पों पर उपस्थित नर एवं मादा प्रजनन भाग लिखिए। अब पुष्पों पे, फूलों पर जो उपस्थित नर और मादा प्रजनन भाग हैं, हमको उनके नाम बताने हैं। तो चलो भाई जल्दी से बता दें। तो नर प्रजनन भाग की बात करें तो पुंकेसर होता है, तथा मादा प्रजनन भाग की बात करेंगे तो स्त्री केसर होता है। ओके, चले आगे। प्रश्न नंबर 13, क्या है प्रश्न नंबर 13? पराग कण लंबे समय तक पराग कोशों के अंदर मौजूद रहते हैं, फिर भी वे मरते नहीं हैं, ऐसा क्यों? है ना, क्यों होता है ऐसा? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कि पराग कणों पर एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें क्या होता है, सूखने से बचाता है, जिससे वो नहीं मरते हैं। ठीक, चले मैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14, फल फूल का पका हुआ अंडाशय होता है, समझाइए। जो फल बन रहा है, कहते हैं जो फूल का पका हुआ अंडाशय होता है उसी के द्वारा बनता है। तो हमको ये समझाना है कैसे बन जाता है। तो देखो आंसर देखोगे, निषेचन के बाद फूल का जो अंडाशय है वो विकसित होता है और क्या बन जाता है, फल बन जाता है, जिसके अंदर बीज मौजूद होते हैं। और ये बीज कहाँ से होते हैं? बीजांड में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, एक लिंगी और उभयलिंगी फूल के बीच एक अंतर बताइए। हमें एक लिंगी और उभयलिंगी फूल के बीच में केवल एक अंतर बताना है कि क्या होता है। देखिए आंसर, तो आंसर है एक लिंगी फूल वे होते हैं जिनमें या तो नर या मादा प्रजनन भाग होता है, मतलब कि एक ही भाग होता है, और उभयलिंगी फूल में एक ही फूल पर दोनों प्रजनन भाग यानी नर और मादा होते हैं। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16, जब आप ब्रेड और फलों जैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खासकर बरसात के मौसम में बाहर रखते हैं तो आप उन पर रुई जैसी वृद्धि देखेंगे। ठीक है, तो अब पहले तो ये बता दिया, अब वो एक एक करके हमसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक प्रश्न को देखेंगे और उसके उत्तर बताएंगे। अच्छा, उत्तर बताने से पहले सबसे पहले तो ये बताओ कि आप में से कितने बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। भाई इतने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, पूरे चैप्टर हमारे कवर हो रहे हैं, आप बिल्कुल बैठे हुए हो। गलत बात है भाई, गलत बात, बहुत गलत बात है। तो फटाफट से क्या करो, जितने बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, चुपचाप बैठे हुए हैं ना, तो फटाफट से लाइक करो। और हाँ, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनको भी लाइक करना है। और अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, ये भी बहुत गलत बात है भाई। उनको भी बुलाओ, उनको भी बोलो कि पढ़ लें, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, जल्दी से बुला के लेके आओ, तो उनको भी जल्दी से शेयर करो। और अब हम चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो पूछ रहा है क्या कि इस वृद्धि को क्या कहा जाता है। ये जो रुई जैसी संरचना हो रही है ना, रुई जैसी वृद्धि देखने को मिल रही है, तो इस वृद्धि को हम क्या कहेंगे। तो आंसर देखो, जब ब्रेड और फलों जैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खासकर बरसात के मौसम में बाहर रखा जाता है तो ब्रेड मोल्ड एक फंगस की रुई जैसी वृद्धि देखी जाती है। क्या देखने को मिलता है? ब्रेड मोल्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें, ख वाला क्या पूछा जा रहा है कि वृद्धि कैसे होती है। तो ये वृद्धि होती कैसे है, अब हमसे ये पूछ रहे हैं। तो आंसर देखो,
फंगस की ये वृद्धि हवा में मौजूद बीजाणुओं के द्वारा होती है, जो ब्रेड में नमी के संपर्क में आने पर अंकुरित होते हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो ये किसकी वजह से होती है? बीजाणुओं के द्वारा होता है, और नमी जैसे ही मिलती है, इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, ये उस जगह पे जाकर के बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? नई कोशिकाओं का, नए जीव का निर्माण करते हैं। देखें नेक्स्ट, चलो प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। पपीता, गुलाब, सरसों, भिंडी, पिट्यूनिया, ककड़ी, मक्का, मटर आदि जैसे विभिन्न पौधों के कुछ फूल इकट्ठा करें, इन्हें निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समूहित करें। पहले वाले में क्या करना है? इनमें से किस पौधे में एक लिंगी फूल होते हैं? पहले वाले में हमको ये बताना है कि जो ऊपर इतनी सारे दिए हुए हैं ना, इनमें से किस पौधे में एक लिंगी फूल देखने को मिलते हैं। तो आंसर देखेंगे, एक लिंगी फूल कौन कौन से हैं? पपीता, ककड़ी और मक्का, ये तीनों क्या हो गए? इनमें से एक लिंगी फूल के उदाहरण हो गए। अब हमको दूसरे वाले में क्या बताना है? तो देखो, दूसरे वाले में हमें बताना है कि उनमें से किस पौधे में उभय लिंगी फूल होते हैं। एक लिंगी तो बता दिया, अब हमें उसमें से उभय लिंगी बताना है। तो देखो, उभयलिंगी फूल में कौन आ जाएगा? गुलाब, सरसों, भिंडी, पिट्यूनिया, मटर, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब उभयलिंगी फूल के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट। चलो, एक लिंगी और उभयलिंगी फूल का दूसरा नाम क्या है? अब वो एक और प्रश्न पूछते हैं उसी के अंदर कि एक लिंगी या फिर उभयलिंगी फूलों के दूसरे नाम क्या हैं। तो देखो, इनको मतलब और किस नाम से जाना जाता है? तो एक लिंगी फूलों को अधूरा फूल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भाग क्या रहता है? अधूरा रहता है, नहीं रहता है, तो इनको अधूरा फूल भी कहा जाता है। और जबकि अगर हम बात करें उभयलिंगी की, तो इनको पूर्ण फूल कहा जाता है। क्यों? इसमें भाई एक ही जनन अंग होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें उभयलिंगी की, तो इसमें दोनों जनन अंग होते हैं। ठीक है, और साथ ही उभयलिंगी को हेर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। हेर्मेफ्रोडाइट कहते हैं, हेमे नहीं, क्या कहेंगे? हेर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। ठीक है, हो गया। आगे देखें, चलो प्रश्न नंबर 18 आता है कि नारियल एक बड़ा और भारी फल है, ये पानी के द्वारा फैलने के लिए कैसे अनुकूलित है? बड़ा है, ठीक है, साथ ही कैसा है? भारी फल भी है। तो ये पानी के साथ साथ कैसे चला जाएगा? पानी के साथ कैसे फैल रहा है ये? तो आंसर देखो, कुछ पौधों के बीज जिनमें बाहरी रेशेदार या स्पंजी आवरण होता है, वे पानी के माध्यम से फैल जाते हैं। उनमें पानी में तैरने और उसके प्रवाह के साथ बहने की क्षमता होती है। उदाहरण, वाटर लिली, कमल, चेस्टनट जो कि सिंघाड़ा होता है, और नारियल के बीज पानी के माध्यम से फैल जाते हैं। नारियल के फलों में रेशेदार बाहरी आवरण होता है, जो उन्हें पानी में तैरने के और बहते पानी के साथ दूर स्थानों तक ले जाने में सक्षम बनाता है। तो नारियल में क्या होते हैं? बहुत सारे रेशे होते हैं। दूसरी चीज़, थोड़ा स्पंजी जैसा होता है, जिसकी वजह से वो क्या, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से तैर पाते हैं। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, मुकुल क्या है? कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन का आरेखीय निरूपण बताइए। तो हमको मुकुल बताना है, कौन सा जीव मुकुलन करता है वो बताना है, और यहाँ तक कि हमें उसका एक आरेखीय चित्र भी बताना है।
तो ये रहा आपका आंसर। देखो यीस्ट जो होता है ये कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। अब यीस्ट कोशिका जो है, यीस्ट जो होता है वो क्या करता है, वो मुकुलन करता है। ठीक है, देखो पूरा पढ़ती हूँ। यीस्ट और हाइड्रा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो इनके जैसे जो जीव हैं वो क्या, मुकुलन के द्वारा प्रजनन करते हैं। और देखो यीस्ट कोशिका से ही ये जो बाहर निकलने वाला छोटा सा बल्ब नुमा आकृति है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुकुल या फिर कली कहते हैं। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर चित्र के माध्यम से यीस्ट में मुकुलन दिखाया गया है कि किस प्रकार से होता है। ये यीस्ट कोशिका है, फिर ये विकसित होता हुआ मुकुल है, फिर ये नवीन मुकुल है, और यहाँ पे ये मुकुल श्रृंखला दिखाई गई है। ठीक है, चलें आगे। प्रश्न नंबर 20, कायिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन की एक पसंदीदा विधि क्यों है। अब ये जो कायिक प्रवर्धन है क्या होता है, उसमें वानस्पतिक प्रवर्धन, मतलब कि अलग अलग भागों के द्वारा क्या हो रहा है, प्रजनन हो रहा है। तो ये जो अलैंगिक प्रजनन की कायिक प्रवर्धन विधि है, इसको इतना पसंदीदा विधि क्यों कहा जाता है, क्यों माना जाता है कि सबसे सही, सबसे अच्छी विधि है, क्या होगा रीजन। तो देखो कायिक प्रजनन के निम्नलिखित लाभ इसे एक पसंदीदा विधि बनाते हैं। कौन कौन से लाभ हैं, देखो बीज से पैदा होने वाली फसलों की तुलना में इसे उगने और फूल और फल देने में कम समय लगता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्या है, कम समय में ही ये अच्छा खासा वयस्क पौधा बन जाता है और हमें फूल और फल दोनों मिलना शुरू हो जाते हैं। नए पौधे मूल पौधे की हूबहू प्रतिकृति है क्योंकि वे एक ही मूल पौधे से उत्पन्न हुए हैं। अब क्या होगा इसमें, इनमें ये एक ही पौधे के द्वारा कुछ समझ आ रहा है तुम लोग को, राइटिंग है। एक ही पौधे के द्वारा क्या होता है, जनन करते हैं। अब क्या होगा इसमें किसी भी दूसरे पौधे का इंटरफेयर नहीं है। वहीं अगर हम लैंगिक में बात करें तो उसमें स्त्री केसर भी है और पुंकेसर है, इन दोनों की आवश्यकता होती है, मतलब है ना। ठीक है, अब इनमें से भी क्या, इनके जो युग्मक हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक, इन दोनों की आवश्यकता होती है। अब मान लो कि किसी दूसरे पौधे का है नर युग्मक और मादा युग्मक दूसरे पौधे का है, तो जो पौधा बनेगा वो तो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल हूबहू प्रतिकृति मिलती है। क्यों, क्योंकि उसी पौधे से ही जनन कर रहे हैं, है ना। उसी पौधे की चाहे तो पत्ती लगा दी, उसी पौधे का तना लगा दिया, उसी पौधे का फल लगा दिया, तो यहाँ या उसी पौधे में से क्या निकल रहा है, मुकुल निकल रहा है, या फिर वो उसी पौधे में विखंडन कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, हूबहू प्रतिकृति मिलती है, क्योंकि उसी तने से उसी के किसी न किसी भाग से, पत्ती से, शाखा से, किसी न किसी भाग से ये जन्म ले रहा होता है। तो ये बिल्कुल क्या होता है, हूबहू प्रतिकृति होती है। ठीक है, प्रश्न 21 है, कीटों को परागण का कारक कहा जाता है, वे परागण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता करते हैं। अब कीटों को कहा जाता है कि भाई परागण कराने में इनकी बड़ी सहायता होती है, या फिर ये परागण के कारक ही कहलाते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों, आखिर क्यों कहा जाता है, बताओ जरा। देखिए आंसर, तो देखो फूलों में क्या होता है, फूलों में रस होता है जो कीटों को क्या करता है, आकर्षित करता है। कीट इस अमृत को अपने भोजन के रूप में चूसते हैं। अमृत मतलब कि बेटा रस, है ना, किसको, रस को, इसको वो क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में चूसते हैं। जब मधुमक्खी, तितली आदि कीट इस रस को चूसने के लिए फूल पर बैठते हैं तो चिपचिपे परागकण उनके पैरों और पंखों से चिपक जाते हैं। जब ये कीट फिर से किसी दूसरे फूल पर बैठते हैं तो ये परागकण कीटों के शरीर से उस फूल के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं और इस तरह कीट जो हैं वो क्या करते हैं, परागण में सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं, कभी इस फूल पे, कभी इस फूल पे, इधर उधर के फूलों पे बैठते रहते हैं। ठीक है, और इस क्या करेंगे,
इसके पराग के कण उधर दूसरे फूल में ले जाके रख देंगे, दूसरे फूल के पराग के कण इधर ले जाके ले आएंगे, कहीं दूर निकल गए तो कहीं अपने शरीर पे चिपका के उन पराग कणों को किसी दूसरे फूल, दूर के फूल में डाल आएंगे। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, परागण करते हैं। तो इनको परागण की प्रक्रिया में सहायक माना जाता है। अब देखो प्रश्न नंबर 22, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं और कुछ प्रश्न पूछे हैं। अब जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, इस चित्र को ध्यान से देखना है और बताना है कि ये कौन सा पौधा है और पौधे का नाम भी बताइए। तो कौन सा पौधा है, ये दिया गया चित्र ब्रायोफिलम पत्ती का है, इसे अंकुरित पत्ती वाला पौधा भी कहते हैं। तो ये किसका है, ये ब्रायोफिलम का पौधा है। देखो इसकी पत्तियों के भी किनारों से पत्तियां उग रही हैं, ठीक है। आगे क्या पूछ रहे हैं, उसी चित्र का पूछ रहे हैं कि ये क्या दर्शाता है। देखो इस चित्र को और ये क्या पूछ रहे हैं कि क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, ये पत्तियों के द्वारा वानस्पतिक प्रजनन को दर्शाता है। क्या दर्शा रहा है कि पत्तियों के द्वारा वानस्पतिक प्रजनन किस प्रकार से होता है, ठीक है। आगे देखो, नए पौधे कहाँ से विकसित हो रहे हैं। अब इस पौधे में देखो तो नया पौधा जो विकसित हो रहा है वो किस जगह से, कहाँ से विकसित हो रहा है, बताओ जल्दी आंसर। देख के तो बता ही सकते हो बेटा, है ना। तो कहां से हो रहा है, ब्रायोफिलम की पत्तियों के किनारों पर कुछ कलियां विकसित होती हैं जो मिट्टी में दबने पर नए पौधे बन जाते हैं। तो कहां से विकसित हो रही हैं, पत्तियों के किनारों पर से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है, ब्रेड के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए नम और गर्म स्थान पर रखें, कुछ दिनों के बाद इसे देखें। आप क्या देखेंगे, क्या करना है, ब्रेड के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए हमें ऐसे स्थान पर रख देना है, या तो नम हो या तो गर्म हो, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद उसे देखना है। तो क्या होगा, ब्रेड के टुकड़े पर उगने वाले जीव का नाम बताओ। अब तो ये बहुत बार हो चुका है, बहुत बार आ भी चुका है, तो अब तो बता देना चाहिए। क्या होगा, जब ब्रेड के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए नम और गर्म स्थान पर रखा जाता है तो ब्रेड के टुकड़े पर ब्रेड मोल्ड उग आता है। क्या उग आता है, ब्रेड मोल्ड उग आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फिर पूछ रहे हैं कि धागे जैसे उभार क्या कहलाते हैं। अब उस पे क्या होंगे, पतले पतले धागे जैसे उभार दिखाई देंगे, तो वो क्या कहलाते हैं। आंसर देखो, धागे जैसे उभारों को हाइफे या माइसीलियम कहा जाता है। अब वो जो पतले पतले धागे जैसे उभार होंगे उसको हम क्या कहेंगे, या तो हम हाइफे कहेंगे या फिर हम माइसीलियम कहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें, देखो ग वाला, पतले तने के शीर्ष पर मौजूद घुंडी जैसी संरचना क्या कहलाती है। अब उसकी जो पतले पतले तने हैं उसके शीर्ष पे एक क्या स्प्रिंग जैसी, घुंडी जैसी संरचना है, उसको क्या, वो क्या कहलाती है। आंसर देखेंगे, शीर्ष पर घुंडी जैसी संरचना वाले पतले तने को स्पोरेंगिया या स्पोरेंगियम कहा जाता है, जिसमें सैकड़ों बीजाणु क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। तो क्या कहेंगे उसको हम, स्पोरेंगिया या फिर स्पोरेंगियम, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये जीव किस प्रकार का प्रजनन दर्शाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो जीव है ये किस प्रकार का प्रजनन दर्शा रहा है, लैंगिक प्रजनन है या अलैंगिक प्रजनन है। तो ब्रेड मोल्ड प्रजनन का अलैंगिक तरीका दर्शाता है। कौन सा तरीका, अलैंगिक तरीका दर्शाता है। क्लियर, आगे देखें, चलो नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेड के टुकड़े पर बीजाणु कहाँ से आते हैं। क्या पूछ रहे हैं, क्या बोला, ब्रेड के टुकड़े पर बीजाणु कहाँ से आते हैं। तो बताओ कहाँ से आते हैं।
तो ये बीजाणु जो होते हैं ये हवा में ही मौजूद होते हैं और हवा से ही आते हैं। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न है, लिखिए कि निम्नलिखित बीज कैसे फैलते हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कुछ बीजों के बारे में दिया है और ये कैसे फैलते हैं। पहला है पंख वाले बीज, दूसरा छोटे और हल्के बीज, और तीसरा है कांटों हुक वाले बीज। तो ये कैसे फैलते हैं हमको ये बताना है। आंसर देखिए, तो देखो निम्नलिखित गुणों वाले बीजों के फैलने के तरीके इस प्रकार हैं। पहले वाले की बात करें, पंख वाले की, तो देखो सहजन और मेपल के बीजों जैसे पंख वाले बीज हल्के होते हैं और हवा से उड़ाए जा सकते हैं। इस प्रकार ये हवा से फैलते हैं। ठीक है, तो पहले वाले हमने कौन से बता दिए, सहजन और मेपल। दूसरी बात करें तो दूसरा है घास और कपास के बीज जैसे छोटे और हल्के बीज भी हवा के माध्यम से ही फैलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, हवा के माध्यम से फैलेंगे। ज़ैंथियम यूरेना के बीजों पर कांटे और हुक होते हैं। ये हुक या कांटे जानवरों के शरीर के फर से जुड़े होते हैं। जब जानवर अन्य स्थानों पर जाते हैं और अपने शरीर को पेड़ आदि से रगड़ते हैं तो ये बीज उनके शरीर से गिर जाते हैं और फैल जाते हैं, इसलिए ये जानवरों के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, ज़ैंथियम और यूरेनियम में क्या होते हैं, ऐसे कांटे जैसे निकले रहते हैं, हुक जैसी संरचना होती है जो क्या जानवरों के शरीर के बालों पर चिपक जाती है। और जब वो किसी पेड़ के पास जाकर के क्या करेंगे, और या फिर किसी भी झाड़ी किसी भी दूसरी जगह जाके उसको झटकारेंगे या उससे रगड़ेंगे पेड़ से, तो क्या होंगे, वहीं पर गिर जाएंगे और वो बीज वहीं पे उग के उस पौधे का निर्माण कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया को समझाइए जिसमें फूल के नर और मादा भागों से कोशिकाओं का संलयन शामिल है। ठीक है, अब प्रजनन की प्रक्रिया समझानी है हमें पूरी। तो देखो, जब किसी जीव में प्रजनन में दो प्रकार के युग्मक शामिल होते हैं, यानी कि दो अलग अलग माता पिता से नर और मादा दो, तो इसे लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। अब दो अगर अलग अलग प्रकार के युग्मक शामिल हो रहे हैं, मतलब कि एक मादा और एक नर, ऐसे युग्मक शामिल हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा निषेचन नामक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिससे क्या बनता है, जिससे युग्मनज बनता है। ठीक है, आगे देखो, पौधों में लैंगिक प्रजनन के दौरान होने वाले विभिन्न चरण हैं। अब पौधों में जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें उसके दौरान जो कुछ चरण हैं उनको हम बता देते हैं। परागकण जो है, सबसे पहले क्या होता है, परागकण वर्तिकाग्र पर जमा हो जाते हैं और अंकुरित होने लगते हैं। पहले तो क्या होगा, परागकण जो हैं वो कहाँ आएंगे, वर्तिकाग्र पर, और यहाँ पर क्या होने लग जाएंगे, अंकुरित होने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, तो देखो, नर युग्मकों से युक्त पराग नलिका पुष्प के अंडाशय तक पहुँचती है। फिर पराग नलिका का सिरा घुल जाता है और नर युग्मक पराग नलिका से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अंडाशय के अंदर नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक या फिर अंडे के साथ जुड़ जाते हैं। दोनों युग्मकों के संलयन से एक निषेचित अंडा कोशिका बनती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, क्या हुआ, नर युग्मक जो थे वो पराग नलिका के द्वारा पुष्प के कहाँ तक पहुंचे, अंडाशय तक पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे अंकुरित हुए, फिर इसके द्वारा कहाँ, यहाँ अंडाशय तक पहुंचे। यहाँ पे बीजांड में क्या है, अंडे होते हैं, मादा अंडे होते हैं ना, वहां पर जाकर के नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिल जाता है और वहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है और फिर इस प्रकार से क्या हो जाता है, निषेचित अंडा कोशिका बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मनज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। चित्रों में दिए गए बीजों को उनके फैलाव के माध्यम के अनुसार समूहित कीजिए, मतलब कि किस प्रकार से फैलते हैं। पहला यहाँ पे बताया कि हवा द्वारा फैलाए गए बीज, तो इनमें से कौन से हवा द्वारा हैं। फिर पानी द्वारा फैलाए गए बीज, फिर है जानवरों के द्वारा फैलाए गए बीज।
तो हमको इन्हें समूह में वो करना है, बांटना है, ठीक है। चलो, बीज और उनके फैलाव के तरीके कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेपल का बीज, जो कि ये है। तो इसको हवा के द्वारा फैलता है। इसमें पंख वाले बीज होते हैं जो वजन में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। तो ये हवा के द्वारा फैलते हैं। दूसरे की बात करें आँख या फिर मदार के बीज, इनमें क्या होता है, रोएदार वृद्धि होती है जो इसे हल्का बनाती है और इसे हवा से फैलाया जा सकता है। तो आँख या फिर मदार के बीजों को भी हवा के द्वारा फैलाया जा सकता है। तीसरा देखेंगे, ज़ैंथियम के बीजों पर कई कांटे होते हैं जो जानवरों के फर से चिपक जाते हैं, इसलिए ये जानवरों के द्वारा फैलते हैं। ये देखो ज़ैंथियम का पौधा देखोगे और यहाँ पे आपको ऐसे हुक जैसे बने हुए दिखाई देंगे, ठीक है, क्लियर। चलें आगे। प्रश्न नंबर 27, बीज फैलाव क्या है? यदि किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरें और बढ़ जाएं तो क्या होगा? मतलब कि बीज प्रकीर्णन को पूछ रहे हैं कि क्या है, और अगर सारे बीज एक ही स्थान पे गिर जाते हैं तो फिर क्या होगा, उनकी वृद्धि पे क्या असर पड़ेगा, उनके खान पान पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो, पौधे बड़ी संख्या में बीज पैदा करते हैं। जब ये बीज नीचे गिरते हैं तो वे बढ़ने लगते हैं। जिस प्रक्रिया से बीज अलग अलग जगहों पर अपने माता पिता से बहुत दूर बिखरते हैं उसे बीज फैलाव कहते हैं। अब क्या होगा, बीज कई सारी चीज़ों के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से, है ना, बड़े सारे कारकों की वजह से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, बीज फैलाव कहते हैं। बीज और फल हवा, पानी और जानवरों जैसी विभिन्न कारक के माध्यम से फैलते हैं। कभी कभी फलों के फटने से फैलाव होता है। अब ये यहाँ पे सारे कारक बता दिए। और कभी कभी तो क्या होता है, जैसे हमने कुछ पौधों के बारे में पढ़ा था जिनमें क्या होता है कि जो बीज होता है वो बहुत तेजी से फटता है, और जब वो फटता है तो उसके बीज क्या हैं, बहुत दूर दूर तक बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार से भी क्या होता है, बीजों का फैलाव होता है, ठीक है। आगे देखो, यदि किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरें और बढ़ें तो सूर्य का प्रकाश, पानी, खनिज और स्थान के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। अगर सारे एक ही जगह पर उगने लगेंगे तो उनको सारी चीज़ें सही से नहीं मिलेंगी, और जब नहीं मिलेगी तो उनमें क्या होने लग जाएगी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होने लग जाएगा कि हम पहले उगेंगे, हम पहले खाएंगे, है ना। और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि पौधों का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, और जो पौधे बचेंगे वे स्वस्थ पौधे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। हो गया आगे समझ? चले आगे। चलो, प्रश्न नंबर 28 है, बीज प्रकीर्णन के लाभ बताइए। बीज प्रकीर्णन तो बता दिया हमने कैसे क्या होता है, अब हमें उसके लाभ बताने हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं लाभ। बीज प्रकीर्णन के लाभ। बीज प्रकीर्णन से युवा पौधों को अपने मूल पौधों के आसपास भीड़ भाड़ से बचाया जा सकता है। अब बीज प्रकीर्णन होगा, फैल जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, मूल पौधे के जो आसपास की भीड़ है वो उससे वो बच जाएंगे, सब अलग अलग जगह चले जाएंगे, आराम से विकसित हो जाएंगे। ये पौधों और उनके स्वयं के पौधों के बीज सूर्य का प्रकाश, पानी और खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा को रोकने में मदद करता है। तो इससे क्या होता है, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा भी नहीं होती है। बीज प्रसार का एक लाभ ये भी है कि ये पौधों को व्यापक वितरण के लिए नए आवासों में विकसित होने में सक्षम बनाता है और उन्हें जीवित रहने का बेहतर अवसर प्रदान करता है। इसके साथ साथ पौधा एक ही जगह पे सीमित नहीं रहता है, वो व्यापक जगहों पे पहुंच जाता है, नए नए आवासों पे पहुंच जाता है, और वहाँ पर उसका विकसित होना क्या होता है, उसके लिए भी लाभकारी रहता है। प्रश्न नंबर 19 देखो, 29, गन्ना, आलू और गुलाब जैसे पौधे कैसे प्रजनन करते हैं जबकि वे बीज उत्पन्न नहीं कर सकते, तो भी ये किस प्रकार से प्रजनन करेंगे? तो आंसर देखेंगे, गन्ना और गुलाब का प्रजनन तने की कटिंग के द्वारा होता है, जो वानस्पतिक प्रसार की एक विधि है जिसमें तना परिपक्व स्वतंत्र पौधों में विकसित होने में सक्षम होता है जो अपने माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। तो ये किसमें, ये जो है
तने की कटिंग के द्वारा होता है इनमें, ठीक है। वानस्पतिक प्रसार की एक विधि कहलाती है, वानस्पतिक प्रवर्धन भी कह सकते हो आप, जिसमें जो तना है वो परिपक्व स्वतंत्र पौधों में विकसित होने में सक्षम हो जाता है, मतलब वहां से अब एक नया पौधा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आलू एक भूमिगत संशोधित तना है जिसमें कली होती है, जिसे आंखें कहते हैं, जो अंकुरित होकर के एक नए समान पौधे में विकसित होती है। ये तो गन्ने और गुलाब के बारे में था, नीचे वाला किसका, आलू के बारे में दिया गया है कि वो किस प्रकार से वृद्धि करते हैं, किस प्रकार से बीज उत्पन्न नहीं होने के बाद भी प्रजनन कर लेते हैं। इस प्रकार जो पौधे बीज उत्पन्न नहीं कर सकते उन्हें वानस्पतिक भागों जैसे कि तने, जड़ों, कलियों और पत्तियों की मदद से वानस्पतिक रूप से प्रसारित किया जा सकता है, ठीक है। ओके, चलो आगे देखें प्रश्न नंबर 30। निषेचन शब्द का क्या अर्थ है? भ्रूण के निर्माण की ओर ले जाने वाले चरणबद्ध तरीके को सूचीबद्ध करें। अब जो निषेचन शब्द है इसका क्या अर्थ होता है और भ्रूण का निर्माण, भ्रूण जो है उसको निर्माण की तरफ ले जाने वाले तरीके हमको यहाँ पर बताने हैं। तो चलो भाई फटाफट से आंसर देख लेते हैं। तो देखो, वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलकर के एक नई कोशिका, जिसको क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, बनाता है, यही क्या कहलाता है, यही निषेचन कहलाती है। आगे देखो, जब परागकण स्त्री के सर के वर्तिकाग्र पर जमा हो जाते हैं तो ये अंकुरित होना शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद ही जो परागकण होते हैं ये एक लंबी पराग नली विकसित होती है जो अंडाशय में मादा युग्मकों की ओर वर्तिका से होकर गुजरती है। फिर एक लंबी पराग नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होकर के गुजरती है, उसी के माध्यम से, ठीक है, नर युग्मक पराग नली से नीचे की ओर बढ़ते हैं और नली जो है वो कहाँ, अंडाशय के अंदर मौजूद बीजांड में प्रवेश करती है। अब यहाँ आप देख रहे हो किस प्रकार से निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। ये अंकुरित होता परागकण है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, अंड कोशिका है, ये पराग नलिका के द्वारा ये यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पर फिर युग्मनज का निर्माण हो रहा है। ये क्या है, वर्तिकाग्र के बारे में बताया है। आगे देखो, अब क्या होगा, पराग नलिका का जो सिरा है वो फट जाता है और नर युग्मक पराग नलिका से बाहर आ जाता है। अंडाशय के अंदर नर युग्मक बीजांड में मौजूद मादा युग्मकों के साथ मिलकर के एक निषेचित अंड कोशिका बनाते हैं जिसे युग्मनज कहा जाता है और युग्मनज एक भ्रूण में विकसित होता है जो एक बीज का हिस्सा होता है और जो एक नए पौधे में विकसित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से निषेचन होता है और इस प्रकार से भ्रूण जो है वो नए पौधे में विकसित होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर भाई हमारे इस पार्ट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, सारे ही क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद करेंगे इस चैप्टर का पूरा फुल रिवीजन। तो आगे आने वाली सभी क्लासेस के लिए और इसी तरह के और अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज, जैसे कि बात करें CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि सभी टॉप कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए जाते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।